नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे 40 मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। रविवार को टनल के अंदर भूस्खलन में करीब 40 मजदूर फंसे हुए हैं। सिलक्यारा टनल दुर्घटना में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। प्लान के मुताबिक डेरा देहरादून से पहुंची है ऑगर ड्रिलिंग मशीन के जरिए मलबे में 900 मिलीमीटर की बोरिंग की जा रही है। इसके साथ ही ह्यूम पाइप को डाला जा रहा है और फिर ह्यूम पाइप डालकर फंसे श्रमिकों के लिए रास्ता बनाया जाएगा। इसके बाद मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। और लगातार इस पूरी खबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। वो सीएम पुष्कर सिंह धामी से लगातार अपडेट ले रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि कुछ और मशीनें लगाई गई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में और आज का दिन माना जा रहा है काफी ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण। ड्रिल मशीन में प्रेशर में जाता है, प्रेशर से ये मलबा पूरा पार निकलेगा तो पाइप पाता जाए अंदर जाता ही रहेगा, उसमें से अंदर का बंदा पार निकल सकता है। तो जब जो ह्यूम पाइप है उनको अंदर डाला जाएगा, मशीन भी उसी के साथ साथ काम, मशीन भी साथ साथ में जा रहा है, पाइप भी जाएगा, मशीन ड्रिल होता जाएगा, वैसे जा रहा है। अगर मलबे में कहीं कोई चट्टान आ गई या कुछ पत्थर आ गई तो उस चट्टान को कैसे तोड़ेंगे? अब पिट से तोड़ जाएगा, उसको पिट अलग से आता है, डायमंड पिट है, वो तोड़ के पूरा पार निकल देगा। ग्राउंड जीरो से सुनील प्रभात हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है वहां से सुनील? जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार यहाँ पर जारी है और इस बीच जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं टनल के अंदर, उनके परिजनों की भी चिंता बढ़ने लगी है। उनके परिजन यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और कोटद्वार से है गोवर्धन नेगी और जो सुपरवाइजर है वो टनल में फंसे हुए हैं 40 श्रमिकों के साथ, जिन श्रमिकों को लीड कर रहे थे ये उनके पुत्र हैं आकाश अभी टनल के अंदर गए थे। वहाँ उन्होंने जो कम्युनिकेशन जिस तरह हम पहले बता रहे थे कि जो पानी का पाइप है जिसके जरिए ऑक्सीजन और फूड मटेरियल इनको सप्लाई किया जा रहा है, उसी पाइप को कम्युनिकेशन का भी जरिया बनाया गया है। आकाश की आज सुबह ही अभी यानी कि कुछ समय पहले अपने फादर से बातचीत हुई है उसी पाइप के जरिए। आकाश, आपकी जो बात हुई वो कैसे हुई जरा बताइए गए थे? पहले उन्होंने ऑक्सीजन पाइप को हमने बोला पापा से कि आप कैसे हो, क्या हो, खाना खा लिया वगैरह वगैरह। तो उन्होंने थोड़ी सेकंड बात करी, मतलब आवाज़ बहुत वो हो रही थी, डील हो रही थी थोड़ा, मतलब तेज़ बोलना पड़ रहा था ना उसमें। तो थोड़ा वो उन्होंने बोला ठीक हूँ मैं, फिर टाइम लगेगा बाहर आने पे। हौसला दे रहे थे वो बाकी सभी को और खाना पीना तो टाइम पे मिल ही रहा है, ड्राई फ्रूट और बाकी काम तो चल ही रहा है। उन्होंने क्या पूछा आपको? कुछ ऐसा पूछा कि बाहर क्या हो रहा है, कब तक हम लोग निकलेंगे? नहीं, कुछ पूछा तो नहीं, बस यही बोला कि हम निकल जाएंगे जल्दी, बस घर में बता देना कि मतलब सब ठीक ठाक रहना, मतलब ज़्यादा मतलब परेशान लेने की जरूरत नहीं है, मतलब आ जाएंगे हम 1-2 दिन में बाहर ऐसे। तो जो पाइप था पानी का पाइप, उसी से उधर से वो बोल रहे थे, इधर से आप सुन रहे थे? हाँ जी, ऐसे हो रहा था, बोल रहे थे हम उधर से, वो सुन रहे थे ऐसे में। तो आवाज़ साफ आ रही थी क्या? मतलब कैसे, थोड़ा एक समझाइए कि जब वो पाइप से उधर से बोल रहे होंगे आपने इधर कैसे सुना? क्या आवाज़ तो मतलब थोड़ा धीरे ही आ रही थी, पर मतलब जितने जो पावर से बोल रहे थे तभी आ रही थी आवाज़, मतलब थोड़ी डिले हो गया आ रही थी आवाज़। और उसमें ऑक्सीजन के लिए वो बोल रहे थे कि ज़्यादा देर नहीं खोलना, ना कुछ सेकंड तक खोला गया और फिर बंद कर दिया गया तुरंत ही। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर सब ठीक है? हाँ जी, ये बताया कि सब ठीक है, हौसला बढ़ा रहे थे उस सभी का। बाकी उन्होंने बोला कि ज़्यादा दिक्कत वगैरह मत लेना, सब ठीक है अंदर हौसला। तो देखिए ये गोवर्धन नेगी हैं जिनके पुत्र आकाश हैं। गोवर्धन नेगी सुपरवाइजर हैं जो इस पूरे जो 40 श्रमिक हैं उनको वहाँ पर लीड कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि आप 48 घंटे से स्टक है टनल के अंदर और उसके बावजूद भी जब उनका बेटा उनसे बात करता है तो वो कहते हैं कि चिंता। आपके पास लौटेंगे इसी बीच बड़ी खबर। टनल हादसे को लेकर उत्तराखंड सरकार ने कमेटी बना दी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। टनल हादसे की जांच के लिए ये कमेटी बनी है।
6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन हो गया है। तो सुनील नंबरबाद हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। सुनील, ये एक बड़ा अपडेट भी मिल रहा है कि टनल हादसे की जांच के लिए अब कमेटी बन गई है। जीएसआई है, जीएसआई है, सीबीआरआई के साइंटिस्ट हैं। ये साइंटिस्ट अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, चाहे वो जियोलॉजी के हों, जियोग्राफी के हों, एक्सपर्ट लोग हैं। वो कल यहाँ पर इस मौजूद हूँ, ये टनल साइट है, यहाँ का निरीक्षण करके जा भी चुके हैं। जो साइंटिस्ट कहते हैं जिन्होंने टनल में काम किया है, इस कैदी को आप रोकना एक मुश्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। और गाजियाबाद से बड़ी खबर, हिरासत में संदिग्ध रियाजुद्दीन, यूपी एटीएस और आईबी हिरासत में अब पूछताछ करेगी। टेरर फंडिंग के मामले में होगी पूछताछ, ये बड़ी खबर है। हम जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर रियाजुद्दीन के खाते में टेरर फंडिंग का आरोप लगा है। 70 लाख की टेरर फंडिंग का शक। और नोएडा के एल्विश केस में जांच तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो रिमांड पर आरोपियों ने खुलासा किया है कि बदरपुर के पास एक गांव से सांप और वेनम आता था और पुलिस जांच के लिए फाजिलपुरिया के गांव भी पहुंची है। यूट्यूबर एल्विश यादव पर रेव पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस मुख्य आरोपी राहुल यादव की दोबारा से रिमांड ले सकती है। रेव पार्टी, सांपों का जहर और एल्विश कनेक्शन मामले में तफ्तीश जारी है। आपको बता दें 54 घंटे की आरोपियों की रिमांड पूरी हो गई। इस दौरान 2-2 घंटे की शिफ्ट में पूछताछ की गई है और थाने 20 में ये पूरा मामला चल रहा है। आपको बता दें आरोपियों ने कुछ लोकेशंस भी बताई थी, जो रिमांड पे लिए गए थे उन लोकेशंस पर भी पुलिस गई थी ताकि वहां से एविडेंस कलेक्शन किया जा सके। इस दौरान दिल्ली के कई लोकेशंस पे पुलिस पहुंची थी और इसके अलावा जिस तरीके से फाजिलपुरिया का नाम आ रहा था, फाजिलपुर गांव भी पहुंची थी नोएडा पुलिस। और दिल्ली में बताया जा रहा है एल्विश का जो फार्म हाउस है वो दिल्ली में भी है, लिहाजा इन तमाम कनेक्शन पर पुलिस की तफ्तीश तेज कर दी गई है। रेव पार्टी में स्नेक वेनम और इसके अलावा जो सांपों की सप्लाई है वो दिल्ली के पास एक बदरपुर गांव है वहां से की जा रही थी। रिमांड पर लिए गए 5 आरोपी जो थे उनसे पूछताछ तो की गई, लेकिन पुलिस के सामने एक चुनौती थी। इस दौरान एल्विश से आमना सामना पुलिस नहीं करा पाई है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में दोबारा से पुलिस जो आरोपी हैं उनकी रिमांड के लिए अप्लाई करेगी कोर्ट में। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में तफ्तीश जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और इस पूरे मामले में क्या फाजिलपुरिया उर्फ राहुल राव उसका कनेक्शन भी तलाशा जा रहा है। तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शायद नोटिस भी इशू किया जा सकता है और उसके बाद फाजिलपुरिया को भी पूछताछ के लिए और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में उसे भी शामिल किया जा सकता है। अलग अलग एंगल्स पे जांच चल रही है और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में नोएडा पुलिस बड़ा खुलासा करके एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देगी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। इटावा जिले के सैफई में चोर रोडवेज बस डिपो से करीब 10 लाख रुपए से भरी तिजोरी चुरा ले गए। चोरों की पहचान नहीं हो पाई है और इसलिए चोर हाथ से तोड़कर सीसीटीवी की डीवीआर भी अपने साथ लेकर चले गए। उधर पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है। पुलिस का मानना है कि इस घटना में रोडवेज कर्मचारियों की ही मिलीभगत है। घटना की सूचना मिलने के बाद एसएसपी समेत सभी पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर गहनता से जांच में जुट गए हैं। पुलिस ने कई रोडवेज कर्मियों को हिरासत में लिया और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर में हुए सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और दुर्घटना में घायलों का उचित इलाज कराने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यहां पर हाईवे पर कार ट्रक से जा टकराई। बताया जा रहा है कि ये लोग दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे, तभी छपार थाना क्षेत्र के NH 58 पर यह हादसा हो गया।
अमरोहा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोगों की हालत गंभीर है। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। थाना डिडौली क्षेत्र के NH9 पर यह हादसा हुआ। अमेठी में देर रात चलती कार में भीषण आग लग गई। आग लगते ही कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाया, लेकिन तब तक आग पूरी तरीके से कार को अपनी आगोश में ले चुकी थी। अलीगढ़ में चौंकाने वाली खबर सामने आई। 2 दिन में असलम करोड़पति बन गया। असलम के बैंक अकाउंट में अचानक से 4 करोड़ 78 लाख रुपए आ गए। IDFC और UCO बैंक खाते में 4 करोड़ 78 लाख आए। असलम ने IDFC और UCO बैंक मैनेजर से इसकी लिखित शिकायत की। मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई। ऊपरकोट कोतवाली के भुजपुरा का रहने वाला है असलम। नोएडा में बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। सेक्टर 145 के पास एक्सप्रेस वे पर उसे गोली मारी गई। इस हमले में गंभीर रूप से वो घायल हो गया। घायल शख्स निजी कंपनी में बतौर PSO तैनात था। गाजियाबाद में तेज रफ्तार 2 गाड़ियों में भीषण टक्कर हो गई। इस टक्कर में दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और इन गाड़ियों के ड्राइवर भी घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। थाना इंदिरापुरम क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। दिल्ली NCR में प्रदूषण से हालात फिर से खराब होते जा रहे हैं। दिवाली के बाद दिल्ली NCR कई इलाकों में हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत यूपी के कई शहरों में भी हवा प्रदूषित हो गई है। नोएडा में आज AQI 378 और ग्रेटर नोएडा का AQI 361 दर्ज किया गया। धुंध की चादर लोगों के सांसों और साफ हवा के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली का AQI 373 दर्ज किया गया है। सांसों पर संकट जारी है। आम आदमी को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली NCR का प्रदूषण स्तर दीपावली के बाद से लगातार दोबारा बढ़ रहा है और नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 के आसपास दर्ज किया गया है, तो वहीं ग्रेटर नोएडा का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 361 के आसपास दर्ज किया गया है। और आप तस्वीरें भी देखेंगे, इस समय हम नोएडा के एलिवेटेड रोड पर मौजूद हैं और आप विजिबिलिटी देखिए, सफेद चादर से पूरा शहर ढका हुआ है। अगर बात करें तो यह हाई राइज बिल्डिंग जो दिखाई देती थी वो देखिए ओझल सी हो गई, धुंधली सी हो गई और एक सफेद चादर, मोटी सफेद चादर इन पर पूरी तरीके से ढकी हुई है। दूसरी तरफ अगर सड़क पर बात करें तो नीचे देखेंगे जो वाहन है आवागमन कर रहे हैं, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। विजिबिलिटी के लिहाज से ये आम आदमी को समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से आम आदमी जो सड़क पर चल रहा है उसको इन चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है। और इसके अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वो श्वास को लेकर है। आम आदमी को श्वास की समस्याओं से बेहद जूझना पड़ता है। अगर बात करें खासतौर पे बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और एस्थमेटिक पेशेंट, इनको समस्याओं से सामना करना पड़ता है और डॉक्टर भी यही सलाह करते हैं कि बेवजह घरों से ना निकले, मास्क का इस्तेमाल करें। क्योंकि आप पीछे तस्वीरें देखेंगे, ये एलिवेटेड रोड है, कनेक्टिंग रोड है, वाहनों का दबाव बहुत रहता है, लिहाजा आप देखेंगे विजिबिलिटी कितनी कम है। ये सामने ग्रीन बेल्ट है मेरे, वो भी पूरी तरीके से ढकी हुई है और ऐसे में आम आदमी को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, दीपावली के बाद से जब आतिशबाजी हुई है उसके बाद से प्रदूषण का ग्राफ एक बार दोबारा बढ़ा है। दिवाली से पूर्व बारिश होने की वजह से आम आदमी को राहत मिली थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद कम हो गया था, लेकिन एक बार फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स लाल श्रेणी, रेड जोन में आ गया है और ऐसे में आम आदमी को एक बार फिर से घरों में कैद होने जैसी स्थिति बन गई है। वहीं प्रदूषण विभाग का कहना है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है, ग्रेफ 4 लागू है, जो भी ग्रेफ 4 में नियम है उनका उल्लंघन किया जाएगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बेहद परे है।
प्रदूषण का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ने लगा है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। बाल दिवस पर सीएम योगी गोरखपुर में बच्चों के साथ नजर आए। बच्चों ने सीएम योगी को गुलाब का फूल दिया और सीएम योगी ने बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी और उनके साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई है।